नमस्कार साथियों, शर्वा क्लासेज में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अपने शुरू कर रखा है। विशेष रूप से मेरे साथी जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं उन साथियों के लिए टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज अपन ने शुरू कर रखी है। तो सभी साथी आपके अपने शर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और अन्य साथियों को शेयर भी कर दें। आपका अपना शर्वा क्लासेज बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल आपके लिए, क्योंकि आपके लिए संपूर्ण ज्योग्राफी, उसकी टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड क्लास आपको अपने YouTube चैनल पे उपलब्ध करवाता है। साथ साथ में अपना खुद का एप्लीकेशन जो है उस पर भी आपको ये चीज़ें उपलब्ध करवाता है। तो सभी साथी जुड़ें और आपके अपने एप्लीकेशन सर्वा क्लासेज जो है उसको भी इंस्टॉल कर लें। आज की सेकंड ग्रेड के आरपीसी के सेकंड ग्रेड के जो परीक्षार्थी है उन साथियों के लिए ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज में अपन टॉपिक देखेंगे महाद्वीप और महासागरीय उत्पत्ति, यानी महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति के संदर्भ में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और वर्तमान में आने वाली परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, इस पर अपन चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की क्लास को इन्हीं शब्दों के साथ। किसी शायर ने कहा है कि शिकायतों से हल नहीं मिलता, कोशिशों से तकदीर बदलती है। शिकायतों से हल नहीं मिलता, कोशिशों से तकदीर बदलती है। राह में रुकने से क्या हासिल, राह में रुकने से क्या हासिल, मंजिल तो चलने से मिलती है। मंजिल तो चलने से मिलती है। इम्तिहानों से कब तक डरोगे मेरे दोस्तों, इम्तिहानों से कब तक डरोगे मेरे दोस्तों। मुश्किल हर मोड़ पर मिलती है, जो हार कर भी हार न माने, जो हार कर भी हार न माने। किस्मत तो उसी की संवरती है, किस्मत तो उसी की संवरती है। तो इन्हीं लफ्जों के साथ में आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। देखिए, महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति के संदर्भ में अपन देख रहे हैं मुख्य रूप से किस प्रकार से महाद्वीप और महासागर जो है उनकी उत्पत्ति हुई। तो ओरिजिन ऑफ ए कॉन्टिनेंट एंड ओशंस जो मुख्य रूप से है उनकी उत्पत्ति या ओरिजिन किस प्रकार से हुई है। तो महाद्वीपों व उसकी उत्पत्ति के संदर्भ में वायव्य कुंडलाकार निहारिका परिकल्पना का संबंध किससे है। तो वायव्य कुंडलाकार निहारिका परिकल्पना की जब बात आती है तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है। लॉर्ड केल्विन ने इस परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। किसने? लॉर्ड केल्विन ने इस परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। ग्रिफिथ टेलर जो है उसका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत होगा और लोथियन ग्रीन का जो मुख्य रूप से है चतुष्फलक सिद्धांत होगा। ठीक है, तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दो विद्वानों का यहां पे देखने को मिलेगा। महाद्वीपीय विस्थापन एक तो ग्रिफिथ टेलर का है और इसका जो मुख्य रूप से है चतुष्फलक सिद्धांत। ठीक है, यह सिद्धांत मुख्य रूप से लोथियन ग्रीन का है। ठीक है, तो यहां राइट आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, लॉर्ड केल्विन। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है कि महाद्वीप की उत्पत्ति के संदर्भ में चतुष्फलक सिद्धांत किसने दिया है या यह परिकल्पना किससे संबंधित है। तो अभी मैंने बताया आपको लोथियन ग्रीन की यह परिकल्पना है जिसने मुख्य रूप से है क्या नाम दिया उसको, चतुष्फलक परिकल्पना या चतुष्फलक सिद्धांत। वेगनर का महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत है। कोबर का पर्वत निर्माणकारी सिद्धांत भूषणित सिद्धांत है। इन पर भी चर्चा विस्तार से अपन करेंगे, लेकिन इसका संबंध किससे है, लोथियन ग्रीन से है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है लोथियन ग्रीन ने अपना चतुष्फलकीय सिद्धांत मुख्य रूप से कब दिया था। तो 1875, 1870, 1975 या 1550। तो राइट आंसर है 1875 ईस्वी में मुख्य रूप से लोथियन ग्रीन ने अपना सिद्धांत दिया था। तो 1875 ईस्वी में राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। लोथियन ग्रीन के चतुष्फलकीय सिद्धांत के अनुसार निम्न में से गलत कथन कौन सा है, यानी निम्न में से कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो गलत कथन की जब बात आती है तो देखिए चार कथन यहां पे दिए गए मेरे दोस्तों। उत्तरी गोलार्ध में स्थल और दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता है, बिल्कुल सही बात है। उत्तरी गोलार्ध में सिद्धांत में भी यही लोथियन ग्रीन ने कहा है।
दूसरा, स्थल व जल का त्रिभुज के रूप में होना, यानी जल और स्थल है उसको इस प्रकार के ट्रायंगल में इसने समझाने का प्रयास किया है लोथेनग्रीन ने। तो ये भी राइट बात है, त्रिभुजाकार तरीके से इसने समझाने का प्रयास किया है। तीसरा है, महाद्वीपीय महासागर एक दूसरे के विपरीत पाए गए हैं। तो यह भी राइट बात है कि महाद्वीप और महासागर लोथेनग्रीन के चतुष्फलक सिद्धांत में एक दूसरे के विपरीत इनकी अवस्थिति पाई गई है। चौथा बिंदु है, प्रशांत महासागर के चारों ओर समतल मैदान देखा गया है। इसमें यह बिंदु गलत है, तो गलत कथन पूछा है तो द ऑप्शन यहाँ पे गलत है, और इसमें ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा, द हो जाएगा। यहाँ समतल मैदान न होकर के वो यहाँ पे इसके चारों ओर वलित पर्वत पाए गए हैं। क्या पाए गए हैं, वलित पर्वत पाए गए हैं, न कि समतल मैदान पाया गया है चतुष्फलक सिद्धांत के अनुसार। तो इसमें द ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला बिंदु देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अगला प्रश्न है कि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत अभी मैंने आपको बताया था, मुख्य रूप से यह सिद्धांत ग्रिफिथ टेलर का भी है, यह सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर का भी है। ए व ब दोनों सही, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है, ए व ब दोनों सही है इसमें, क्योंकि ग्रिफिथ टेलर जो है ना उसने सबसे पहले 1908 में यह सिद्धांत दे दिया था। उसके बाद में अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 ईस्वी में सिद्धांत दिया। इस प्रकार से दोनों विद्वानों ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत या महाद्वीपीय प्रवाह है ना, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो मुख्य रूप से है, दोनों ने दी है। ठीक है ना, तो राइट आंसर ए और ब दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कब दिया। तो अल्फ्रेड वेगनर की बात आई, सिद्धांत कब दिया गया, तो अभी बताया मैंने, मुख्य रूप से अल्फ्रेड वेगनर ने सिद्धांत दिया 1912 के अंदर। ठीक है, और इसका प्रतिपादन कब किया उसने, 1920 में। 1912 में सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया, और उसका वैसे कहें कि प्रसारण कह सकते हैं, है ना, उसका प्रकाशन कह सकते हैं। तो 1920 में इसका प्रकाशन किया, सिद्धांत दिया 1912 में, प्रकाशन 1920 में किया। और टेलर जो है उसने अपना सिद्धांत दिया, ग्रिफिथ टेलर, ग्रिफिथ टेलर जो है उसने अपना सिद्धांत दिया 1908 में, और टेलर ने प्रकाशन किया 1910 में। सिद्धांत का प्रकाशन कब हुआ, 1910 में। ठीक है, तो ये ग्रिफिथ टेलर का 1910 में प्रकाशित हुआ, 1908 में सिद्धांत दिया गया, और वेगनर का सिद्धांत 1912 में दिया गया, 1920 में प्रकाशन हुआ। वेगनर के सिद्धांत में प्रकाशन में 8 साल क्यों लगे, इसका कारण था कि इस समय प्रथम विश्व युद्ध चल गया था। इस कारण से काफी लोग जो है इस सिद्धांत के संदर्भ में जान नहीं पाए थे, इसलिए वेगनर ने सोचा कि उचित समय इसका कौन सा आएगा, तो 1920 में वेगनर ने इसके लिए उचित समय समझा और उस समय उसका प्रकाशन करवाया। अगला प्रश्न देखिए, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि वेगनर ने संपूर्ण स्थल मंडल का नाम क्या दिया। तो वेगनर का जो सिद्धांत है उसमें संपूर्ण स्थल मंडल को क्या कहा उसने, पेंजिया, पेंथालासा, लारेशिया, अंगारालैंड। तो राइट आंसर है पेंजिया। यानी वेगनर का जो सिद्धांत है उसमें संपूर्ण स्थलखंड एक ही जगह थे, और इस स्थलखंड का नाम उसने क्या दे दिया, पेंजिया। ठीक है, और उस स्थलखंड के चारों ओर अथाह जलराशि माना है उसने। यह तो क्या था, स्थलखंड था, उसके चारों ओर अथाह जलराशि के रूप में स्वीकार किया गया है। तो इस जलराशि का मुख्य रूप से पेंजिया, वेगनर ने क्या नाम दिया है इस जलराशि का, जो चारों ओर अथाह जलराशि थी, इसका नाम दिया पेंथालासा, पेंथालासा। समझ गए। उसके बाद में माना जाता है कि इस पेंजिया का विघटन हो गया 2 टुकड़ों के अंदर। तो ये 2 टुकड़ों में टूट गया। एक नंबर जो है उसका नाम था लारेशिया, उत्तरी भाग जो था उसका नाम दिया लारेशिया या अंगारालैंड, या अंगारालैंड। विस्तार से पढ़ने के लिए आप सर्वा क्लासेज को सब्सक्राइब कर लें, उस पर संपूर्ण लेसन मिल जाएगा आपको। और दूसरा जो पार्ट इसका ये वाला है, इसका नाम दिया गोंडवानालैंड। ठीक है, तो समझ गए होंगे पेंजिया का विभाजन होता है, उत्तरी भाग लारेशिया या अंगारालैंड, दूसरा दक्षिणी भाग गोंडवानालैंड के नाम से पुकारा जाता है। संपूर्ण स्थलखंड पेंजिया के रूप में था। तो इसमें पेंजिया राइट आंसर हो जाएगा। पेंथालासा, लारेशिया, अंगारालैंड के संदर्भ में आप समझ गए होंगे। अगला बिंदु देखिए,
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए दोस्तों, वेगनर के अनुसार लारेशिया से कौन से भाग बने, विश्व के कौन से भाग जो लारेशिया स्थलखंड है उसी से बने? तो उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और एशिया, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया। तो राइट आंसर कौन सा है इसमें? ए ऑप्शन। यानी जो पेंजिया का जब विघटन होता है तो दो टुकड़ों में टूटता है ना। जब ये पेंजिया का विघटन होता है तो दो टुकड़ों में इसे टूटता है। उत्तरी भाग का नाम बताया आपको लारेशिया, और लारेशिया से बनने वाले जो पिंड थे मुख्य रूप से कौन से थे? तो उत्तर अमेरिका, यूरोप व एशिया और ग्रीनलैंड। ये जो भाग मुख्य रूप से लारेशिया से बने थे, और दूसरा जो भाग मुख्य रूप से है उसका नाम है गोंडवाना लैंड। जो गोंडवाना लैंड है इससे बनने वाले जो भाग थे वो कौन से थे? इससे अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और दक्षिणी अमेरिका, और द्वीपों के अंदर आ गया मेडागास्कर। समझ गए? इस प्रकार से ये जो पिंड है मुख्य रूप से किससे बने हैं? गोंडवाना लैंड से बने हैं, और ये पिंड जो मुख्य रूप से किससे बने हैं? अंगारा लैंड या लारेशिया से बने हैं। तो यहां साफ है कि इसमें कौन से भाग है? उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया का निर्माण किससे हुआ है? लारेशिया या अंगारा लैंड से हुआ है। समझ गए होंगे? अगला बिंदु देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अगला बिंदु देखिए, वेगनर के अनुसार, वेगनर के सिद्धांत के अनुसार पेंजिया के रूप में स्थलखंड किस कालक्रम में देखा गया था? तो काल पूछ लिया, किस समय ये पेंजिया के रूप में था? तो कार्बोनिफेरस काल, क्रेटेशियस काल, ट्रेसियरी काल, या इनमें से कोई नहीं। तो वेगनर ने जो कल्पना की है, मुख्य रूप से अपनी कल्पना परिकल्पना दी है, उसमें वेगनर ने माना है कि कार्बोनिफेरस काल था मुख्य रूप से। उस समय पेंजिया संपूर्ण महाद्वीप पेंजिया के रूप में एक ही जगह के स्थलखंड के रूप में थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कार्बोनिफेरस काल। अगला प्रश्न देखिए, वेगनर के अनुसार पेंजिया का विभाजन कब होता है? तो पेंजिया का विभाजन वेगनर के अनुसार कब होता है? 20 करोड़ वर्ष पूर्व, 200 करोड़, 20 लाख या 20,000? तो राइट आंसर इसमें है 20 करोड़ वर्ष पहले। एनसीईआरटी 11th की जो बुक है उसके अनुसार मुख्य रूप से वेगनर ने माना है कि आज से 20 करोड़ वर्ष पहले पेंजिया का दो टुकड़ों में पहले विभाजन होता है, उसके बाद में अन्य टुकड़ों में उसका विभाजन हो जाता है। तो मूल रूप से उसके पहले दो टुकड़े बनते हैं, फिर अन्य। तो ऐसा कब हुआ? आज से 20 करोड़ साल पहले। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 करोड़। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने है मेरे दोस्तों, कि सर्वप्रथम किसने बताया कि उत्तर दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका आपस में जुड़े हुए थे? यानी सभी स्थल खंडों के आपस में जुड़े हुए होने की परिकल्पना या कल्पना सबसे पहले किस विद्वान ने की? तो अब्राहम आर्टेलियस ने, अल्फ्रेड वेगनर ने, कोबर ने या बुलार्ड ने? तो यहां पे राइट आंसर है अब्राहम आर्टेलियस ने। अब्राहम आर्टेलियस ने सर्वप्रथम ये माना कि ये सभी पिंड आपस में जुड़े हुए थे, और ये डच विद्वान था, और 1596 में इसने ये परिकल्पना प्रस्तुत की कि वास्तव में सभी पिंड जो है, उसने एक मानचित्र बनाया, उसमें सभी पिंडों को एक जगह जुड़ा हुआ बताया 1596 के अंदर। ठीक है। दूसरा, वेगनर का सिद्धांत आपको पता है 1912 में दिया गया, प्रकाशन 1920 में होता है। ठीक है। और बुलार्ड जो है, इसने कंप्यूटर आधारित एक मानचित्र बनाया था, और उस मानचित्र में इसने किन को जुड़ा बताया था? मुख्य रूप से अटलांटिक महासागर, उसके तटों में साम्यता बताई थी। ठीक है।
ठीक है, तो इसमें अपन ने देखा कि सर्वप्रथम किसने उत्तर दक्षिण अफ्रीका, यूरोप और अफ्रीका को आपस में जुड़ा हुआ दिखाया था अपने मानचित्र के माध्यम से? तो अब्राहम आर्टेलियस ने। कब? 1596 में। ये इसका संबंध कहां से है? यह डच हॉलैंड वासी था। ठीक है, यह डच मानचित्र वेता एक हॉलैंड वासी था जिसने मुख्य रूप से सबसे पहले सभी महाद्वीपों को एक जगह होने का मानचित्र बनाया था या बताया था कि वास्तव में सभी ये महाद्वीप है जो एक जगह जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन के संदर्भ में प्रमाण कौन कौन से है या कौन से नहीं है? तो देखिए, चट्टानों की आयु में साम्यता, बिल्कुल ये विग्नर ने प्रमाण दिया है कि सभी महाद्वीप जो है, मुख्य रूप से अपन देखते हैं कि दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप का पश्चिमी तट, दक्षिणी अमेरिका का पूर्वी तट, मुख्य रूप से वहां की चट्टानों की साम्यता देखी गई। उनकी कार्बन 14 जो पत्ती है, उसकी पत्ती के माध्यम से उनकी आयु जब ज्ञात की गई तो वास्तव में पाया गया कि सभी की आयु लगभग समान है। ठीक है, इसलिए वास्तव में इनकी आयु में समानता है। ठीक है, तो चट्टानों की आयु में साम्यता देखी गई, बिल्कुल राइट है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो वेगनर का है उसके अनुसार, वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के संदर्भ में प्रमाण मुख्य रूप से चट्टानों की आयु में साम्यता, सही बात है। टीलाइट चट्टानें मुख्य रूप से यहां देखी गई है। यहां जो औषधि सेलें पाई गई है, टीलाइट सेलें कौन सी है? औषधि सेलें मुख्य रूप से देखी गई है। और ये औषधि सेल जो है ये भी एक प्रमाण है किसका? सभी महाद्वीपों के एक जगह स्थित होने का प्रमाण है। ठीक है, तो ये भी प्रमाण इसके संदर्भ में है। प्लेसर निक्षेप, तो प्लेसर निक्षेप ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है, ये भी इसके संदर्भ में प्रमाण है, क्योंकि अपन देखेंगे कि यहाँ पे अफ्रीका का जो पश्चिमी तट मुख्य रूप से है, उसमें जैसे कि घाना जो वाला जो क्षेत्र है वह ब्राजील का जो है भाग है। यहाँ की शिराओं में मुख्य रूप से किसके? सोने के निक्षेप देखे गए हैं, सोने के निक्षेप देखे गए हैं। तो इस प्रकार से यह भी प्रमाण है कि हो सकता है कि कभी अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है वो आपस में एक रहे होंगे। तो वास्तव में वेगनर ने ये सभी प्रमाण जो मुख्य रूप से दिए हैं। और अन्य प्रमाण कौन से हो सकते हैं? तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि एक तो मेसोसारस नाम का जीव का पाया जाना, अन्य प्रमाण में मेसोसारस जीव, ये जीव मुख्य रूप से दक्षिणी अफ्रीका में मिलता है ना। दक्षिण अफ्रीका का जो केप प्रांत है वहां पे मेसोसारस जीव मिलता है। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका में ब्राजील में देखा गया मुख्य रूप से। तो दोनों जगह के ये सेम प्रकार का जीव पाया जाना इस बात का प्रमाण हो सकता है कि ब्राजील और अफ्रीका आपस में कभी न कभी जुड़े हुए थे। हालांकि आज उसमें लगभग 6500 किलोमीटर की दूरी दोनों के बीच में है, लेकिन ये जीव दोनों जगह समान रूप से पाया जाता है। तो चट्टानों की आयु में समानता, टीलाइट चट्टानें, प्लेसर निक्षेप, मेसोसारस जीव का पाया जाना। ठीक है, तो ये सभी प्रमाण मुख्य रूप से ये साबित करते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में सभी महाद्वीप एक पेंजिया के रूप में थे। तो इसमें सभी कथन सत्य, राइट कौन सा होगा? जो हो जाएगा इसमें सभी कथन सत्य है। अगला बिंदु, अगला प्रश्न देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के संदर्भ में महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना श्रेणी के तलछट, गोंडवाना श्रेणी के तलछट जो प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं उनके प्रतिरूप नहीं पाए गए हैं। अब विश्व के कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पे भारत के गोंडवाना श्रेणी के तलछट मिले हैं। कहां कहां मिले हैं? देखिए, अफ्रीका और फॉकलैंड द्वीप। फॉकलैंड द्वीप मुख्य रूप से दक्षिणी अमेरिका जो मुख्य रूप से है उसके, इस प्रकार से दक्षिणी अमेरिका यहां पे है। तो यहां पे एक द्वीप मिलता है, यहां पे फॉकलैंड द्वीप मिलता है। ठीक है, तो यहां पे भी ये प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा अफ्रीका और मेडागास्कर, अफ्रीका महाद्वीप जो मुख्य रूप से है, इस अफ्रीका महाद्वीप के इस साइड में यहां एक लंबा सा द्वीप मिलता है, तो ये मेडागास्कर है और ये अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, और उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिक, तो ऑस्ट्रेलिया में भी मुख्य रूप से प्रमाण मिले हैं और अंटार्कटिका में भी प्रमाण मिले हैं। दक्षिण अमेरिका और यूरोप यहां नहीं मिले हैं।
इन दोनों में गोंडवाना श्रेणी के तलछट के निक्षेप दक्षिणी अमेरिका और यूरोप में नहीं मिले हैं, बाकी अफ्रीका, फॉकलैंड, अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इन सभी स्थानों पर मुख्य रूप से ये प्रमाण मिले हैं। तो राइट, इसमें पूछा है कि कौन सी जगह नहीं पाए गए, तो मुख्य रूप से कहाँ नहीं पाए गए, दक्षिण अमेरिका और यूरोप में नहीं पाए गए, बाकी स्थानों पे पाए गए हैं। तो इनमें से अन्य 4 ऑप्शन आते हैं और 4 के अलावा इनमें से एक ऑप्शन यूरोप आ जाता है या इनमें से एक ऑप्शन दक्षिण अमेरिका आ जाता है, तब आपको वो गलत माना जाएगा या वो ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा कि वहां नहीं पाए जाते। ठीक है, अगला बिंदु देखिए, अगला बिंदु आपके समक्ष आ चुका है। प्रश्न बड़ा शानदार है कि लेमुरिया में कौन से प्रदेश शामिल है। लेमुरिया प्रदेश की कल्पना भी की है किसने, वेगनर ने। यानी एक प्रदेश विशेष जिसमें साम्यता देखी गई, 3-4 प्रदेश विशेष जिसमें साम्यता देखी गई है और उन प्रदेशों को मुख्य रूप से एक नाम दिया उसने, लेमुरिया, है ना। और लेमुरिया नाम क्यों दिया है, तो वहां पे माना गया है कि लेमिंग प्रजाति के जीव देखे गए हैं। देखिए कौन कौन से भाग थे मुख्य रूप से लेमुरिया में, भारत, मेडागास्कर, अफ्रीका, तीनों राइट है। भारत, मेडागास्कर, अफ्रीका, लेमुरिया में कौन से प्रदेश शामिल है, तो यही ऑप्शन इसका राइट है, भारत, मेडागास्कर, अफ्रीका। ठीक है, इसमें उत्तर अमेरिका नहीं है, मेडागास्कर अफ्रीका है। इसमें भारत है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। इसमें भारत है, मेडागास्कर है, अंटार्कटिका नहीं है। इसका मतलब राइट कौन सा हो गया अपना, भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका लेमुरिया प्रदेश में वेगनर के सिद्धांत के अनुसार शामिल है। अगला बिंदु देखिए, अगला प्रश्न है कि वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह के लिए उत्तरदायी बल कौन कौन से है। क्योंकि जब प्रवाह हुआ तो वेगनर ने क्या माना, वेगनर ने माना कि संपूर्ण जो पेंजिया था वो पेंथालासा में तैर रहा था। ये जो पेंजिया है उसको वेगनर ने सियाल नाम दिया। क्या नाम दिया, सियाल। और इसको क्या मान लिया, ठोस मान लिया कि ये ठोस अवस्था में था पेंजिया। तो ठीक है, और जो पेंथालासा या आपको नजर आ रहा है पेंथालासा, इसको किस रूप में जाना गया है कि ये तरल अवस्था में था, है ना। और इसका नाम सीमा दिया गया है, सीमा परत। स्वेज के अनुसार 3 परतें, सियाल, सीमा और निफे। ठीक है, तो ऐसा माना गया कि पेंजिया जो है इस पेंथालासा में तैर रहा था। समझ गए। अब ये तैर रहा था मुख्य रूप से, तो जैसे ही इसका विघटन होता है आज से 20 करोड़ साल पहले, इसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। तो जहां से ये टुकड़ा हुआ तो ये भाग जो है उत्तर की ओर खिसकने लगा। माना गया है कि पूरा का पूरा पेंजिया भूमध्य रेखा से दक्षिण में होता था वेगनर के अनुसार। फिर ये टुकड़ा जैसे ही टूटा तो इसका प्रवाह हुआ, है ना। तो ये भूमध्य रेखा की ओर उत्तर की ओर किसका, यानी उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाह हुआ इसका। यही बात टेलर ने मानी है और यही बात वेगनर ने मानी है कि इन महाद्वीपों का प्रवाह किस दिशा में हुआ है। तो प्रवाह मुख्य रूप से किस दिशा में हुआ है, उत्तर व पश्चिम में। हालांकि वहां उत्तर नहीं लिखा है, यहां लिखा है भूमध्य रेखा व पश्चिम में। तो भूमध्य रेखा व पश्चिम की ओर मुख्य रूप से इनका प्रवाह बताया गया है। ठीक है, अब जैसे ये टूट करके अलग हो गए तो दोनों के बीच में जल की जो पेंथालासा का पानी है, क्योंकि ये तरल अवस्था में और जलीय अक्षर बताया गया है, तो टूटते ही बीच में खाली जगह जो हुई उसमें पानी भर गया। जब बीच में पानी भर गया वो क्या बन गया, महासागर बन गया। फिर इसका पुनः विघटन होता है तो उत्तर अमेरिका और ये यूरोप और एशिया, तो दोनों के बीच में यहाँ जो पानी भर गया वो मुख्य रूप से कौन सा महासागर हो गया, अटलांटिक महासागर हो गया। यहाँ दोनों के टूटने से यहाँ जो पानी भरा, क्योंकि ये तो उत्तर अमेरिका हो गया और ये यूरेशिया हो गया, तो दोनों के बीच में जो पानी भरा कौन सा महासागर हो गया, मुख्य रूप से अटलांटिक महासागर हो गया। ठीक है, उत्तर अटलांटिक महासागर कह सकते हैं। इसी प्रकार से जब ये टूटे, जैसे दक्षिणी अमेरिका बीच में पानी गया, दक्षिण अटलांटिक महासागर हो गया। अफ्रीका महाद्वीप कुछ भाग इसका टूट करके दक्षिण चला गया, जो अंटार्कटिका हो गया। बीच में जो पानी भर गया वो प्रशांत महासागर हो गया। एक भाग टूट करके ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया। तो ठीक इस प्रकार से इन सभी पिंडों का जो है टूटना और उनका प्रवाह होना। अब इस प्रवाह के लिए उत्तरदायी बल कौन से मुख्य रूप से है, तो वेगनर ने महाद्वीपीय प्रवाह के लिए किन बलों को उत्तरदायी माना है। पोलर बल, ध्रुवीय फ्लाइंग बल भी कहा जाता है इसको, पोलर या ध्रुवीय फ्लाइंग बल। ठीक है,
दूसरा ज्वारीय बल, तीसरा गुरुत्व बल, चौथा श्रवण बल। अब मुख्य रूप से जो वेगनर है उसने इसके लिए उत्तरदायी माना है किनको, एक तो पोलर बल, एक ज्वारीय बल। ठीक है, तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए व ब, ए व ब। जब इसमें यदि अपन बात करते हैं किसकी, ग्रिफिथ टेलर की जब बात करते हैं तो टेलर ने इसके लिए मुख्य रूप से ज्वारीय बल को उत्तरदायी माना है। और टेलर की कल्पना यह है कि जो चंद्रमा की उत्पत्ति इस पेंजे के विघटन के समय हुई ऐसा मानता है वो, और चंद्रमा उस समय हो सकता है कि पृथ्वी के ज्यादा नजदीक था, तो उसका जो गुरुत्व बल है वो मुख्य रूप से ज्यादा लगा है किस पर, पृथ्वी पर। इस कारण से इन महाद्वीपीय पिंडों का विस्थापन हुआ है, ऐसा टेलर माना है। लेकिन अपने एनसीईआरटी में कक्षा 11 के अंदर मुख्य रूप से वेगनर का ही सिद्धांत है। तो वेगनर के सिद्धांत के अंदर मुख्य रूप से सूर्य और चंद्रमा का ज्वारीय बल और पोलर बल या ध्रुवीय फ्लाइंग बल जो मुख्य रूप से है, इन 2 बलों को विस्थापन के लिए उत्तरदायी माना है। समझ गए होंगे, इजीली भाषा में यह उत्तर आप आसानी से दे पाओगे। अगला प्रश्न देखिए, ये संपूर्ण ये जो प्रश्न आए ना, इसके साथ ही आपका वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति कंप्लीट हो जाती है। मेसोसारस नामक छोटे रेंगने वाले जीव की उपस्थिति पाई गई है कहां पर? तो अभी मैंने बताया मेसोसारस जीव जो छोटे रेंगने वाले जीव है मुख्य रूप से, उनकी उत्पत्ति अफ्रीका के केप प्रांत में और ब्राजील में देखने को मिलती है। इसका मतलब ए और ब दोनों ऑप्शन सही है, क्योंकि अफ्रीका के केप प्रांत में भी है और ब्राजील में भी है। तो इनसे यह आभास होता है, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हो सकता है कभी अफ्रीका और ब्राजील दोनों आपस में एक रहे होंगे, क्योंकि इसी कारण से दोनों के तटों पर मुख्य रूप से समान प्रकार की समान प्रजाति के जीव जो है वो देखे गए हैं। ठीक है, अगला बिंदु, धन्यवाद। अगला बिंदु है धन्यवाद, आपका अपना शर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल। प्लीज सब्सक्राइब कर लें, डाउनलोड कर लें शर्वा क्लासेज नाम से आपका अपना एप्लीकेशन। किसके लिए? संपूर्ण ज्योग्राफी की तैयारी के लिए और इस तरह की टेस्ट सीरीज के लिए। तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास में महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति में इतना ही, यानी सेकंड ग्रेड के मेरे जो साथी है वो अवश्य देखें, क्योंकि यहाँ से प्रत्येक टॉपिक के द्वारा जो प्रश्न बनते हैं और उसमें संपूर्ण एक्सप्लेन के साथ में आपको हम उत्तर बताएंगे। तो जरूर जुड़ें, सर्वा क्लासेज अपना जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और अन्य साथियों को भी जोड़ दें। तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू मेरे दोस्त।